नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंद्र शुक्ल। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। दरअसल चुनाव कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद होने हैं, लेकिन उसके पहले जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर के दोनों ही गठबंधन, जो प्रमुख गठबंधन है महागठबंधन और एनडीए, सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है। पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं। एलजेपी की तरफ से, एलजेपी आरवी की बात कर रहा हूँ, रामविलास फ्रैक्शन जो चिराग पासवान का है, तो चिराग पासवान के जो रिश्तेदार हैं अरुण भारती जी, वो बीच बीच में इनको सीएम बनाने की बात भी करते हैं और सीटों का दावा भी ठोकते रहते हैं। चिराग पासवान का स्वर थोड़ा नरम रहता है, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं अरुण भारती जी, सांसद जो हैं, वो बीच बीच में दावा ठोकते रहते हैं कि जो बिहार का भविष्य है वो चिराग पासवान है। उसी तरह से यहाँ पर जो महागठबंधन की तरफ में भी सीटों को लेके, बंटवारे को लेके माथापच्ची चल रही है। हालांकि महागठबंधन का दावा है कि 15 सितंबर तक ये मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी खबरें आती हैं कि वीआईपी जो है वो सीटों को लेकर के थोड़ा सा रिजिड है। वैसे ही हम की बात मांझी साहब जो उधर एनडीए से भी आती है, वो भी सीटों को लेके दावा ठोक रहे हैं। तो सवाल है कि सीटें तो 243 है और गठबंधन दोनों के बढ़ गए हैं। दोनों के जो घटक दल हैं उनकी संख्या पिछले चुनाव से ज़्यादा हो गई है। ऐसे में वो बीच का रास्ता क्या होगा और कैसे बात बनेगी, इस पर हम बात करेंगे। और दोनों गठबंधन में बेहतर जो बातचीत है और बेहतर जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके साथ है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज अजीत झा सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आज पहली बार आप कैफे में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। बाबा है हमारे साथ में और शादाब जी बात करेंगे इस मुद्दे पर। बाबा, पहले आपसे ही बात करते हैं जी। आप तो बिहार घूम के आए हैं जी। क्या एक तो ग्राउंड पर क्या माहौल है? और राहुल जी ने तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वोट चोरी को लेके कैंपेन किया, तो कांग्रेस भी थोड़ा फॉर्म में होगी और क्या वो झुकने के लिए तैयार है कि 70 से, जो पिछली बार 70 पड़े थे उससे कम पे तैयार है? और उसमें वीआईपी जो अपनी दावेदारी ठुक रही है उसको कैसे एकोमोडेट करेंगे? देखिए, महागठबंधन की बात आपने शुरू की तो और सबसे पहले आपने वोट अधिकार यात्रा की बात कही। मैं घूमा राहुल गांधी के पीछे पीछे। बारिश हुई नहीं है बिहार में, बहुत गर्मी थी, धूल धक कर गला खराब हुआ, अभी तक ठीक हुआ नहीं अच्छे से। लेकिन ये बात तो सही है कि राहुल गांधी ने एक समा जरूर बांध दिया है। लोग निकले हैं, झंडे भी खूब आए, बहुत तरह की खबरें आई कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं है, कांग्रेस के झंडे ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी तो बराबर साथ नजर आ रहे थे। तेजस्वी को साथ रखा उन्होंने, साथ में उन्होंने मुकेश सहनी को रखा, हमेशा उन्होंने साथ में उन्होंने दीपांकर जी को साथ रखा। तो समझो, बड़ा स्ट्रेटेजिक वाइज जो है एक रणनीति बनाई गई थी। 174 सीट वो घूमे, जिसमें 74 सीट पर जो है वो महागठबंधन जीता है पिछले बार। 100 सीट पर संघर्ष है। करीब 31-32 सीट ऐसी है जहाँ पे 5,000 से 10,000 या 5,000 से कम का मार्जिन है। 31 सीटें ऐसी है। तो अब चुनौती ये है कि सर का चाय कौन सा है? आई डोंट नो। ये ब्लैक है। कॉफी है या चाय है वो? जो भी है। ठीक है बाबा। तो हाँ, तो अब जो है एक नए जोश के साथ कांग्रेसी अब है मैदान में। पहले ये हुआ था कि गांधी मैदान में रैली होगी, फिर वह नहीं, रैली कौन अरेंज करेगा, तो मार्च किया, ये सब हो गया। अब जो है ये सारा तिक्रम किया गया था सीट के लिए। समझे, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एनजीओ थोड़ी चलाते हैं कि या कोई साधुओं की वो थोड़ी है, सबकी स्ट्रेटेजी होती है। अब कांग्रेसी जो है ना 70 बात नहीं कर रहे, कांग्रेसी 80 की बात कर रहे हैं कि बोला कि हम तो अपना पावर दिखा दिए, बार्गेनिंग का लेवल थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। बाबा, ये भी तो चल रहा है कि कांग्रेस जो है ज्यादा सीटों के बजाय विनिंग सीटों की डिमांड करेगी। ये बात भी है कि विनिंग सीट चाहिए। वो विनिंग सीट का परिभाषा क्या होगा? पिछली बार जो है पूरा ठीकरा फोड़ा गया कांग्रेस के ऊपर की 70 सीट लड़े, 19 ही जीते, आपके वजह से सरकार नहीं बनी। तो इस बार बोल रहा है कि हमने यात्रा करके अपना स्टैंड दिखा दिया है, अब हमको 70 सीट दो है और विनिंग सीट चाहिए। अब खबर जो आज मैंने लिखी है वो लिखी है कि इस पूरे निगोशिएशन में लालू यादव की एंट्री हो गई। लालू यादव ने कांग्रेसियों को कहा कि नाम लेके आइए, कौन कौन सीट है और कौन कौन कैंडिडेट है, और उसके बाद आके बतियाइए मेरे से। अब जब लालू यादव की एंट्री होगी ना, तो लालू यादव को तो उंगलियों पे पता है ना, 243 सीट, कौन कॉम्बिनेशन। लालू यादव को तो कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, आईफोन चाहिए नहीं, गूगल करना नहीं है, तो ऐसे ही बता देंगे वो। तो अब जो है वो लालू यादव की एंट्री हो गई है। अब देखते हैं राहुल गांधी से निगोशिएट करने जाएगा कौन। अब मुझे लगता है बात अब हाईएस्ट लेवल पे होगी।
70 नहीं जो तो 15 सितंबर तक जो कह रहे हैं 7 सीटों कि तक समझौता जो है होगा, वो उसमें कुछ 15 समझौता सितंबर तक कोई घोषणा होगी या उसमें भी इंतजार करना मुझे पड़ेगा? लगता है कि जब तक जो है ना उस पर चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक शायद नहीं होगा। नहीं बाबा, मैं एक बात मैं ऐड करूंगा। देखिए, जो पिछली बार क्या हुआ था कि लालू यादव ने करीब 45 सीटें कांग्रेस को ऐसी दी थी, 70 में से 45, देखिएगा, जो जहां पे 4 बार जो है भाजपा जीतती रही है, मतलब वहां पे लालू यादव खुद भी नहीं जीत पाए। तो ये पिछली बार जो है, ये जो सीट बंटवारा हुआ था उसमें कांग्रेस काफ़ी नुकसान में रही थी, क्योंकि आप सोचिए अगर 70 में 45 सीटें आप ऐसी दे देंगे जो कमज़ोर है, तो वो वहाँ स्वाभाविक है कि कांग्रेस कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वहाँ लालू यादव खुद भी नहीं परफॉर्म कर पाते, क्योंकि वो सीटें ही भाजपा का टोटल गढ़ थी। देखिए, ये जो आरोप लगाते हैं कि भाई 70 सीटें कांग्रेस लड़ी, बहुत कम उसका स्ट्राइक रेट रहा। अच्छा, लालू यादव को कितनी सीटें मिली थी? देखिए, लालू यादव भी जो है 144 सीटों पे लड़े थे पिछली बार, तो लालू यादव को भी भाई 75 सीटें जीते थे वो भी तो हाफ सीटें जीते थे। कांग्रेस हाफ से कम जीती थी। तो जैसे 27% स्ट्राइक रेट था, उनका मोर देन 50%। देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो वो भाकपा माले का रहा था। दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो 19 में से 12 सीटें जीते, और जो दूसरी लेफ्ट पार्टी थी उनको भी नुकसान हुआ था। तो ये जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि लालू यादव वो मांग रहे हैं उम्मीदवार, लिस्ट मांग रहे हैं, उम्मीदवार का नाम मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस इस बार सचेत है। वो अब उस जाल में नहीं फंसेगी कि 45 आपने जो पिछली बार दिया था सिर्फ सीटें बढ़ाने के लिए, लेकिन कांग्रेस ऐसी सीटें भी चाह रही है कि जहां कम से कम भाई आप ऐसी सीटें तो दीजिए कि जहां पे कम से कम वो फाइट तो कर पाए, लड़ तो पाए। दूसरी बात ये है कि भाई देखिए, सबसे ज़्यादा झगड़ा तो सीमांचल की सीटों को लेकर है, जो मुस्लिम बाउल सीटें हैं, जहाँ 20 से 40-50% मुसलमान वोटर हैं। वहाँ पे कांग्रेस भी मांग रही है, आरजेडी भी मांग रही है, क्योंकि वो सबसे विनिंग कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे एक भरोसा है कि भाई हम यहाँ जीत जाएंगे। कांग्रेस में आप देखिए कि पिछली बार भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो इस बार भी झगड़ा वही है कि अगर लालू यादव इस झगड़े को सुलझा लेते हैं और वो सहमति बन जाती है कि भाई सीमांचल इलाके को लेकर सबसे ज़्यादा मतभेद है। जो कांग्रेस के बड़े नेता ने मुझे बताया कि देखिए, जो हमारा जो मेन जो फाइट है वो सीमांचल में हम सीटें लेना चाहते हैं, वहीं लालू यादव भी मांग रहे हैं, वहीं ऐसा तो वैसे भी कहते हैं कि भाई हमको ले लो तो हम यहाँ जिता देंगे। तो वो जो सीटें हैं 45-50 सीटें, उसको लेकर सबसे ज़्यादा जो क्रूशल जो झगड़ा है वो चल रहा है। अजीत सर, जी सर, एनडीए की अगर बात करें तो जेडीयू, महागठबंधन, अच्छा, आपकी टिप्पणी क्या है? महागठबंधन पे ही बताइए। देखिए, पहला पॉइंट मैं बताऊंगा कि मैं 2020 में घूमा था बिहार, तो कांग्रेस बिल्कुल एब्सेंट था। मतलब राहुल गांधी, मुझे याद है, शायद 6 बार से कम गए थे पिछले बार। इस बार कंपैरिजन कीजिए, इस बार राहुल गांधी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्टिव हैं। एक प्रशांत किशोर को हटा दिया जाए तो मैं कहूँगा नेशनल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 16 दिन कंटिन्यूअस जो घूम रहे हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि SIR पहले जो है, पिछला चुनाव जितना आप लीजिए तो इश्यूज वही होता था। अनएम्प्लॉयमेंट 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू था। तेजस्वी यादव ने, कोरोना बहुत बड़ा इशू था 2020। कोरोना था तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था। तो वो बोले थे तेजस्वी यादव, मैं 10 लाख जॉब्स दूंगा। तो उस कारण जो है, जो गैप है, करीब 12,500 वोट का ही रहा था महागठबंधन और एनडीए के बीच। इस बार जो है, इस बार मैं कहूँगा कि यदि आप चुनाव दुनिया भर में मैंने देखा है एजेंडा के बेस पे जीता जाता है, जो डिफाइन कर दे एजेंडा को। तो यदि एजेंडा लिया जाए और अभी तक चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, तो मैं कहूँगा राहुल गांधी ने डिफाइन किया है एजेंडा को, SIR को उठाया है। और SIR जो है बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। एक डिग्निटी से कनेक्टेड है, राइट टू वोट। इस पर आज तक किसी ने इस तरह से इसको रीडिफाइन नहीं किया, संविधान से जोड़ा है। हमने देखा कि जब राहुल गांधी संविधान से पूरे इशू को जोड़े थे 2024 में, तो कांग्रेस का नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट डबल हो गया। 99 ही था, सबसे वन ऑफ द लोएस्ट था कांग्रेस का, बट 50+ था, तो वहाँ से 99। तो उस कारण मैं कहूँगा कि इस बार जो है कांग्रेस का फुटप्रिंट और उसका जो एजेंडा है वो नंबर 1 पर है। और आपने सही कहा, बाबा ने भी कहा, दोनों आदमी पॉइंट आउट किए कि तेजस्वी साथ थे, दीपांकर साथ थे। ये एक नया, एक तो सिंबॉलिक लेवल पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वोटर को लगता है कि महागठबंधन में दम है। और दूसरा क्या होता है कि जब आप वोटर से जा के मिलते हैं
तो ट्रांसफर ऑफ वोट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है किसी भी चुनाव में, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक नहीं, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को ये लोग वर्कआउट माने शुरू कर दिए करना। हमको तो लगता है कि एनडीए से पहले ही इन्होंने शुरू कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड में कांग्रेस का थोड़ा बहुत अपर कास्ट वोटर, थोड़ा सा दलित वोटर, वो यदि स्विच करेगा राजद में, और राजद का एमवाई कोलिशन और दलित वोटर कांग्रेस की तरफ आएगा, तो जो भी नंबर ऑफ सीट मिलेगा कांग्रेस को, डिमांड कर रही है 70, बाबा कह रहे थे 80, मैं तो कहूँगा कांग्रेस को डिमांड करना चाहिए 100। इसलिए क्योंकि नेशनल पार्टी है और एसआईआर का जो इशू है ये नेशनल इशू बन गया है, और इसलिए करे कि तेजस्वी को बोला जाए कि भाई आप जा के ईच सीट में ट्रांसफ़र ऑफ वोट कीजिए। आप यदि ट्रांसफ़र ऑफ वोट कीजिएगा तो दो चीज़ होगा एक साथ। तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, चाहे कांग्रेस को 100 मिले चाहे कांग्रेस को 70 मिले। एक तरह से राहुल गांधी ने घोषणा इनफॉर्मली कर दिया है, पर 2029 के लिए ये बड़ा एक तरह का नया सम्मिश्रण होगा और इंडिया ब्लॉक लड़ेगी। देखिए, यदि तेजस्वी खाली अकेले लड़े होते तो ये जो सारे मुख्यमंत्री आए, तमिलनाडु के स्टालिन, उसी उसमें वोटर अधिकार रैली में, उसके बाद रेवंत रेड्डी आए, उसके बाद कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, फिर अखिलेश यादव, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री, मतलब इतने सारे मुख्यमंत्री तेजस्वी के अकेले होने से तो नहीं होता। तो राहुल का प्रेजेंस जो है, इसको एक तरह से एक नया चर्न किया है बिहार को। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कांग्रेस को बार्गेन करना चाहिए, कम से कम 70 तो लेना ही चाहिए। और उन्होंने जो पॉइंट आउट किया सदाब ने कि 45 सीट ऐसे घटिया सीट थी जिस पर राजद भी नहीं जीतता पिछले बार, तो वो जो है फेंक दिया गया। और क्योंकि राहुल बार्गेन नहीं कर रहे थे, राहुल 5-6 बार ही आए थे, उसमें थोड़े रिलक्टेंट थे, तो उस कारण कांग्रेस जो है परफॉर्म नहीं कर पाई और सब जो है ब्लेम किया कांग्रेस को। हालांकि डिफरेंस ऑफ वोट तो 12,500 ही था। तो राजद बहुत अच्छा किया था परफॉर्मेंस, माले और भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मैं कहूँगा कि राजद यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे ही, तो सबसे बढ़िया होगा कि लेफ्ट को भी ज़्यादा सीट्स दें और कांग्रेस को भी ज़्यादा सीट्स दें। अपने बड़े प्लेयर हैं तो थोड़ा पीछे हटें, जैसे कि एनडीए में बीजेपी करता है। बीजेपी तो है सबसे ज़्यादा सीट नहीं लेता है, जनता दल यू को दे देता है। तो बड़ा प्लेयर, जबकि परसेंटेज वोट में वो राजद से थोड़े का ही डिफरेंस में कम है, तो वही गेम तेजस्वी को खेलना चाहिए, मैग्नानिमस होना चाहिए। और ये यदि करेंगे तब लोगों को लगेगा कि असली महागठबंधन जो है सो जेल कर रहा है। ये होगा मेरा कहना कि कांग्रेस को ज़्यादा दीजिए, लेफ्ट पार्टीज को ज़्यादा दीजिए, और इसका ओनस जो है ये तेजस्वी अपने सर पे ले लें। उसका एक और सिग्नल होगा। देखिए, दिक्कत क्या है, राजद जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बट राजद के साथ एक सीरियस प्रॉब्लम है। मैं पिछले कुछ चुनाव को देखा हूँ, याद रखिएगा, राजद 1990 से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, आज तक नंबर 2 पे नहीं आया। बट वो जो है 2005 के बाद 10 को छोड़ वो एमवाई के आगे नहीं जा पाता है। मुस्लिम यादव जो मिला के दोनों करीब करीब 28% होंगे, 28-29, कुछ लोग 30 कहते हैं, जो भी, तो वो उसके आगे नहीं जा पाता है। तो उसके लिए जो है 2 चीज़ करना पड़ेगा। एक, अपने घटक दलों को ज़्यादा सीट दीजिए, और उनका जो वोटर है उसको महागठबंधन में लाइए। अपर कास्ट वोटर कांग्रेस का, दलित वोटर कांग्रेस का, मुसलमान का यूनिटी बढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि सब एक साथ हो जाएंगे। पिछले चुनाव में 2020 में शायद करीब 87% मुस्लिम एंटी बीजेपी वोट दिया था। इस बार और ज़्यादा होना चाहिए भाई। एसआईआर का मामला है, 65 लाख वोट 2015 में, 2015, अच्छा 2015 में लोकसभा में वो CSDS वाला। हाँ, जब लालू नहीं, जब ये लोग साथ थे, लालू नीतीश लड़े थे ना, तब 87। हाँ, लालू नीतीश और उस समय कह रहे हैं 87, तो ठीक है, उससे भी ज़्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसआईआर जब इशू हुआ तो सबसे ज़्यादा टारगेटेड कौन सा कम्युनिटी हुआ है? मुस्लिम और दलित और एमबीसी। सबसे ज़्यादा जो वोटर मैथिली स्पीकिंग मुस्लिम वुमेन मधुबनी में उनका नाम कटा है। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब मोटिवेटेड लग रहा है ना।
तो उस कारण जरूरी है कि एमवाई के बियॉन्ड जाने के लिए, अच्छा सीपीआईएमएल के साथ क्या है कि सेंट्रल बिहार में माले बहुत स्ट्रांग है, उसका जो ग्रास्प है और मतलब उसका जो डिसिप्लिन है वो यदि लाया जाए और कांग्रेस का नेशनल रीच और राजद का जो है एक तरह से कहिएगा पॉपुलैरिटी स्पेशली यंगस्टर्स के बीच जितना सर्वे हुआ है अभी तक उसमें CM राजद रेटिंग में- नंबर 1 आया है। सीएम रेटिंग में तेजस्वी का नाम सीएम रेटिंग में तेजस्वी और यंगस्टर वोटर में भयानक रूप से। अच्छा राहुल का भी देखिए पॉपुलैरिटी बढ़ा है, अभी इंडिया टुडे का MOTN पोल आया है, राहुल का वोट बढ़ा है, प्रधानमंत्री का घटा है। तो जनरली एक माहौल है बिहार में, इस माहौल को लेके आगे बढ़े। मैं कहूँगा लालू जी और तेजस्वी थोड़ा पीछे हटे, मुख्यमंत्री तो उनका बेटा बन ही रहा है, उनका मेन उद्देश्य तो वही ना है। तो बाबा जैसे अजीत सर ने कहा कि एक सीख मिली ना आपको, गुणी आदमी के साथ रहिएगा तो बहुत सीखने को मिलेगा। कितने अच्छे से समझाया अजीत सर। अब मैं अजीत सर ने जो कहा ना उसको मैं थोड़ा आपको मैं तोड़ बाबा के इसमें एक सवाल ऐड कर दूं, फिर आप बोलिएगा, अपनी बात भी रखिएगा। जो अजीत सर ने कहा कि राहुल गांधी ने SIR का एजेंडा सेट कर दिया है, आप तो जमीन पे वहाँ घूम के आए थे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि SIR के नाम पर वोट पड़ेगा क्या? देखिए दो थ्योरी है इस पे। एक तो जैसा कि सर ने कहा कि मैथिली स्पीकिंग महिला का दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में वो मैथिली बोलती है, उसका नाम कटा हुआ, उसको वृद्धावस्था पेंशन भी मिलता है। अब दिक्कत ये क्या है कि आज आपने उसका नाम काट दिया, वोट चलिए वो देंगी नहीं देंगी, कल को उनका पेंशन बंद कर दीजिएगा। वो तो कहीं जीवन में बाहर भी नहीं गई अपने गांव से, दरभंगा गई होंगी अधिक से अधिक इलाज कराने के लिए। मैथिली बोलने वाली मुस्लिम महिला का वोट नाम आप कैसे काट सकते हैं? वो तो नहीं कह सकते आपकी कि वो बाहर से आई है। तो एक जैसा कि हुआ ना, टारगेटेड हुआ है, हर बूथ पे 20-30 नाम काटा गया। अब लोग कहते हैं कि जिसका नाम कट गया वो वोट ही नहीं डालेगा, तो काहे का ये मुद्दा बनेगा। लेकिन एक सब कॉन्शियस में ये मुद्दा है, लोअर नीचे क्लास में मुद्दा है। दूसरी बात जो सर ने कहा कि मैं आपको अब थोड़ा तोड़ के समझाता हूँ, जो RJD का वोट बैंक बढ़ नहीं रहा है, तो राहुल गांधी ने क्या समझाया तेजस्वी को या RJD के टॉप लीडरशिप को कि देखिए मेरे पास दलित प्रेसिडेंट है, राम साहब हैं, 20% दलित है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है राम कास्ट की है, तो उसका प्रेसिडेंट है उनके पास, रविदास समाज। हाँ, रविदास समाज से। उन्होंने क्या किया, एक और चीज़ किया पूरे उसमें यात्रा में, जो मुकेश सहनी है उसको भी गाड़ी में रखा है। हाँ। मुकेश सहनी क्या सिंबलाइज करता है, भले ही आप उस आदमी पे भरोसा करें ना करें, वो चुनाव के बाद उनका चले दावा जाएं। है कि निषाद समाज प्लस सब मिला के 9.6%। मैं कहता हूँ बिहार में ये बात भी कही जा रही है कि उनको कहा गया है कि आप इधर से सीट बार्गेन करो और जीतने के बाद उधर आ जाना। ये बात भी खुल के लोग कर रहे हैं, तो मैं उसको ऐसे गॉसिप ही मान रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी ने उसके बावजूद दीपांकर जी को साथ रखा, मुकेश सहनी को साथ रखा। दीपांकर का, माले का और लेफ्ट का वोट तो एकदम सॉलिड है ना। अब वो भीड़ में भी जाते थे ना, तो वो लोग झंडा लेकर ने बहुत ही अनुशासन से, आदमी औरत मर्द सब खड़ा है। वो चिल्लाता भी नहीं था, थोड़ा होलीगन होता है RJD वाला। कांग्रेस का तो लीडर ही आया था, तो वो तो और उससे भी RJD के ऊपर भी ज़्यादा नाच रहा था। लेकिन ये लोग जो है सहनी का और ये माले का बंदा लोग अपना झंडा लेके खड़ा है लाइन में, बेचारा गर्मी में भी। तो माले को सीट दीजिए। अच्छा, राहुल गांधी ने बोला माले है तुम्हारे पास, दलित मेरा अध्यक्ष है, और वोट कहाँ चाहिए आपको? EBC में चाहिए। EBC के में किसके थ्रू घुसोगे आप? सहनी के तरफ घुसोगे, तो आपको उस जो वो दलित वोट बैंक है वो थोड़ा मिले, थोड़ा EBC में आप घुसोगे, थोड़ा मैं दूंगा ब्राह्मण राजपूत ये सब में से मैं भी दूंगा कांग्रेसी हैं, तो ये वोट करके ऐड करेगा, तो आप जो है NDA के बराबर आ सकते हैं। इसी को तो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि नीतीश कुमार इसी के बल पे तो जीत रहे हैं ना। ये किया है। दूसरा एक और ये है कि आप देखिए, जो पूर्वांचल की बात कही है, हाँ सीमांचल की, पूर्वांचल तो सीमांचल का आप सीन देखिए। सीमांचल में 24 सीट है विधानसभा की, जो 4 जिले में। अब 4 जिले में जो 3 सांसद जो है ना वो कांग्रेसी है। एक तो किशनगंज है ही, एक तारीख है ही, और मैं पप्पू यादव को भी मानता हूँ, समझ गए। तो ये 3 है, जिसमें से 2 मुसलमान हैं, समझ गए। और एक किस्सा बताता हूँ जो कि मैं शादाब को भी बता रहा था। इस लोकसभा चुनाव में RJD के 2 मुस्लिम कैंडिडेट हारे हैं। एक मधुबनी से हारे हैं,
वो आपको वो माँ फातिमी दरभंगा से मधुबनी, अशरफ अली फातिमी। हाँ हाँ, तो वो वहाँ से आ रहे हैं वो उनके बेटे ना। जमाने में वो 2 बार एमपी रहे। हाँ, एमपी रह चुके 3 बार हैं। और उसमें जानते हैं क्या हुआ, उसमें यादव ने आरजेडी को पोल नहीं किया। मुसलमान ने तो फातिमी को पोल किया है, यादव ने नहीं किया है, क्योंकि उधर से बीजेपी से यादव करा था। तो आज के दिन यदि आप सांसद भी देखेंगे ना, तो 2 मुसलमान सांसद कांग्रेस के हैं और 1 दलित है, और एक चौथा जो आप मान लीजिए असंबद्ध पप्पू यादव है पूर्णिया वाला। तो ये सीमांचल में तो घमासान होने वाला है, बहुत मजा आएगा। उससे थोड़ा इधर आइएगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये पूरा यादव बेल्ट है ना। एक समय हम लोग जब थे तो नारा लगाया जाता था कुछ, रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, समझ गए। उधर से आइए, तो ये फैक्टर्स हैं। तो जो सर ने कहा ना कि वो यदि बड़प्पन दिखाते हैं, सबको अकोमोडेट लेके चलते हैं, तो ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शादाब भाई, जैसे सर ने कहा कि वहाँ आरजेडी को बड़प्पन दिखाना चाहिए, और एनडीए में तो जेडीयू भी बड़ा भाई रहा है, कम से कम विधानसभा चुनाव की बात करें। जेडीयू पे कल किसी और दिन करेंगे, आज इसको फाइनल कर देते हैं। अच्छा। तो जो एजेंडा की बात हुई, एसआईआर की बात हुई, और सर ने कहा कि आप पूछो ना कि भाई राहुल गांधी इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, तेजस्वी को कर देते, आरा की रैली में कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं कि नहीं यही सीएम बनेगा। आपको क्या लगता है वो बार्गेनिंग के लिए कर रहे हैं? देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि आरजेडी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, देखिए आरजेडी ने कभी बड़ा दिल नहीं दिखाया। इस बात को समझना होगा कि लालू यादव सबसे हार्ड बार्गेनर हैं। और आपको वो दिन भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने खुद से सारे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। उस समय मुझे याद है कि सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के इंचार्ज हुआ करते थे, उनको बताया गया कि भाई कांग्रेस की सीटों पे भी लालू यादव ने लोकसभा कैंडिडेट उतार दिए हैं। आपको याद है ना, 2009 की बात है ये। लालू यादव ने बिना कांग्रेस से बात की हुई लोकसभा की सीटें अनाउंस कर दी चुनाव से पहले। बस सुशील शिंदे उनके घर भागे हुए गए कि भाई लालू जी ने आपने तो हमारी सीटों पर भी कैंडिडेट दे दिया। तो बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने कुछ ही सीटें दी, मुझे जहाँ तक याद रहे 5 सीटें दी थी। कितनी सीटें दी थी लालू? याद नहीं है। हाँ, तो लालू यादव कभी आप क्या समझ रहे हैं कि लालू यादव दे देंगे सीट? लालू यादव बिल्कुल नहीं देंगे। इस बात की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लालू यादव देखिए, कांग्रेस पार्टी वहाँ नंबर 2 पिछलग्गू पार्टी हो गई आरजेडी। नहीं, कांग्रेस पार्टी नंबर 4 की पार्टी है। हाँ, इस समय तो 6% वोट हो गए थे। हाँ, महागठबंधन के अंदर। हाँ, तो हमें 6% वोट हो गए। तो लालू यादव से देखिए क्या है ना, बार्गेन करने के लिए, अब तो ठीक है उनका स्वास्थ्य खराब है, हो सकता है उतना एक्टिवली वो ना बात कर रहे हो, लेकिन जिस समय वो बात करते थे, वो जितने भी कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज होते थे वो दुखी हो जाते थे बात करके, क्योंकि उनको लगता था कि भाई लालू यादव जी से सीटें लेना, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल काम है। वो आपको याद होगा बड़ी टिप्पणियां भी करते थे। पिछली बार तो 70 सीट कांग्रेस ने ले ली थी, औकात तो थी नहीं, तो उसमें 45 सीटें कौन सी ली थी? फिर भी तो नहीं लेना चाहिए था। जो बार्गेन करने गया था उसको नहीं लेना चाहिए था। नाम के 70 सीट ले लिए, इसका मतलब लालू यादव ज्यादा चालाक पॉलिटिशियन है। हाँ, बिल्कुल ज्यादा उनको पता है। मैंने कहा ना कि लालू यादव के अंगुलियों पे 243 सीट है। वो आपको एक कैंडिडेट और एक कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसे बता देगा वो। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इधर से बार्गेन करने वाला भी तो होना चाहिए। हाँ, वही बात है। तो देखिए लालू मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, 2009 का जो लोकसभा चुनाव था ना, यूपीए के अंदर होते हुए भी आरजेडी और एलजेपी अलग लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी। और 2010 का विधानसभा भी आरजेडी और एलजेपी साथ मिलकर लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी। 2009-2010 के चुनाव में यूपीए पार्टनर होने के बाद भी कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि लालू यादव ने बहुत लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग जो है, सुशील शिंदे भागे हुए गए थे कि भाई आप हमको सीटें दीजिए, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई थी। वही तो मैं कह रहा था कि काफ़ी लालू यादव से देखिए बात करना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए इस बार क्या है कि इस बार तो उनको और ज़्यादा अकोमोडेट करना है, उनको पशुपति पारस को भी अकोमोडेट करना है। 2 या 3 सीट। अच्छा, 2 या 3 सीट तो एक तो मेरा जी ऑल्टरनेटिव व्यूज है। हाँ सर, देखिए बार्गेनिंग जो होता है प्राइवेट रूम में होता है, बार्गेनिंग तो खुलेआम नहीं होता है। बार्गेनिंग में स्टेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा स्टेक क्या है? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यदि कांग्रेस बोले कि ठीक है नहीं दीजिएगा 70, हम अकेले सब जगह लड़ जाएंगे, गया काम, तेजस्वी आउट हो जाएंगे। कांग्रेस का तो ऐसा कुछ स्टेक नहीं ना है। कांग्रेस का मेन स्टेक है रीबिल्डिंग द पार्टी, रिवैम्पिंग कांग्रेस फॉर 2029। इनफैक्ट कुछ लोगों ने एडवाइस दिया था राहुल गांधी को कि इस बार आप मत लड़िए अलायंस में राजद के, लड़िएगा तो आपका अपर कास्ट वोट भाग जाएगा बीजेपी के पास। तो इनफैक्ट कुछ लोगों ने, इनफैक्ट प्रशांत किशोर ने भी कहा था कांग्रेस को कि आप अकेले लड़िए
2029 सोच के। तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने जो किया वो सही किया, क्योंकि इंडिया गठबंधन को मतलब स्ट्रॉन्गर करना है, बट उसके पास स्टेक जो है वो कम है, तो वो बार्गेन कर सकती है। और उसमें एक और मैं एक छोटा सा यॉर्कर फेंक दूं, यदि सोनिया गांधी आ जाएंगी तो लालू यादव मान जाएंगे, 70 सीट तो मिल ही जाएगा, और वो फेंका हुआ सीट नहीं, जो सीट कांग्रेस बार्गेन करेगी। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, कांग्रेस को ये सोचना है कि मेरे पास उन कंस्टिट्यूएंसीज में ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कार्डर्स है कि नहीं, वो सारा कार्डर माले से और राजद से आएगा, और कांग्रेस का अपना ही कार्डर नहीं होगा, तब तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए ये आकलन अलग है, बट स्टेक जो है वो राजद का है कि इस बार यदि तेजस्वी हारे तो फिर तेजस्वी एज ए सीएम कैंडिडेट अगली बार के लिए तो बेकार हो जाए, उन्हीं के परिवार से हो सकता है कि कोई आ जाए। छोटी टिप्पणी कर दूं, देखिए क्या है कि इस बार जो बार्गेनिंग हो रही है तो वो कांग्रेस की तरफ से जो है, जो इंचार्ज हैं कृष्णा अल्लेवेरू, वो बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो सीएलपी लीडर है शकील अहमद खान और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, तो ये 3 लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। मालूम है, आप सीट बताइए कितना सीट। तो देखिए जो मुझे जानकारी है, जो मेरी जो बात हुई उसमें 66 सीट पे जो है वो सहमति बनी हुई है कि 66 सीटें वो देंगे। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो आपने पिछली बार हमें दिया था वो सीटें हम नहीं लड़ेंगे। देखिए झगड़ा वहाँ फंसा हुआ है, और आरजेडी भी वो लड़ने को तैयार नहीं। देखिए कुछ सीटें जो हैं वो इसको समझना होगा कि वो बीजेपी और नीतीश कुमार का स्ट्रांग होल्ड है। वहाँ अब कांग्रेस ये कहती है कि भाई आपने नंबर हमारा बढ़ा दिया, आप कहने कि हमने 70 लड़े और हमारी वजह से आप सीएम नहीं बन पाए, तो सवाल ये है कि आपने सीटें कौन सी दी थी। तो अब कांग्रेस सीटें बदलना चाह रही है, जिसके लिए तेजस्वी यादव नहीं तैयार हैं। देखिए इसको समझना होगा। देखिए आरजेडी को किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, और वो मैंने आपसे कहा कि लालू यादव से कुछ लेना बहुत मुश्किल काम है। देखिए बिहार, चाहे आप पूरे नॉर्थ इंडिया में चले जाइए। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊं कि देखिए कांग्रेस इस टाइम क्या है कि आप झारखंड में हेमंत सोरेन पे डिपेंड हो गई, यहाँ पे लालू यादव के साथ चली गई, उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव के साथ चली गई। देखिए कांग्रेस को इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस इस वक्त जो हिंदी भाषी पट्टी जो पूरी है वो वहाँ पे अभी पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है, वो नंबर 2 की पार्टी है। आप गौरवशाली इतिहास की बात करेंगे, भाई इतने मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी या झारखंड में भी, तो लालू यादव से जो बार्गेनिंग चल रही है वो बहुत टफ बार्गेनिंग हो रही है, इसीलिए अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप कह रहे हैं कि लालू यादव से बार्गेन करना मुश्किल है। नीतीश जी तो हमेशा छोटा प्लेयर थे, 2015 में भी मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव माने ना स्मॉलर प्लेयर थे, जेडीयू तो छोटा प्लेयर था, फिर भी बनाया मुख्यमंत्री नीतीश जी को। तो कहाँ बार्गेन हार्ड है, डिपेंड करता है कि आपका चिप्स किधर है। नीतीश जी के साथ था वो पीवट थे ना, नहीं दीजिएगा उधर भाग जाएंगे। वही यदि बार्गेनिंग किया जाए कांग्रेस करे, तो भाग नहीं सकती। नहीं कांग्रेस आर्ग्यू कर सकती है, ये जो नहीं कांग्रेस आर्ग्यू कर पॉलिटिक्स है वो नहीं भाग सकती। नहीं कांग्रेस तो अलग लड़ी थी ना कांग्रेस, हाँ एग्जैक्टली 9 का लोकसभा 10 का विधानसभा दोनों में अलग लड़ी, बिल्कुल अलग लड़ी। और यूपीए सरकार थी और दोनों पार्टनर थे। दूसरी बात है कांग्रेस आर्ग्यू कर सकती है कि ठीक है हम सब जगह लड़ जाएंगे, चलिए आप लड़िए अपने से, बनिए मुख्यमंत्री। तब ये कर सकती है ना कांग्रेस का स्टेक तो 2029 का है। राहुल गांधी का तो मेन स्टेक यहाँ है, तेजस्वी का स्टेक है इस चुनाव में, मुख्यमंत्री बनना है। तो इस पर बहुत हैवी बार्गेनिंग हो सकता है। बार्गेनर सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को लाइए, देखिए दलित लीडर वो भी हैं बाय द वे। यहाँ पर तो पूरा दलित लीडरशिप, या कर्नाटक के जो आप नाम लिया लावारू को, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के एक जमाने में सेक्रेटरी थे। तो पूरा टॉप दलित लीडरशिप है एंड वेरी इंटेलिजेंट। माने ये ट्रेड यूनियन लीडर थे मल्लिकार्जुन खड़गे एक जमाने में, है ना। एक बार माने इलेक्शन नहीं हारे हैं, एक बार बाद में जाके हारे, अभी हारे हैं रिसेंटली। तो दीज आर मतलब वो जो आप बार बार कह रहे हैं कि पिछलग्गू, ये पिछलग्गू बिफोर दी SIR वोटर अधिकार। अजीत सर लेकिन आंकड़े जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत दिख नहीं रहे हैं। जैसे पिछली बारी देखिए 70 में लड़े 19 जीते, 27% उनका स्ट्राइक रेट था। तो उसका तो आंसर उन्होंने दे दिया ना। आप देखिए महाराष्ट्र में भी वो जो लड़े सीटें वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। झारखंड में भी जो दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, ठीक है, पूर्ण बहुमत के साथ गठबंधन बनी, लेकिन इन कंपैरिजन टू JMM कांग्रेस का परफॉर्मेंस वीक था। जम्मू कश्मीर में भी आप अलायंस देखेंगे तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब था उनकी तुलना में। अगर वो अच्छा नहीं करते तो जम्मू कश्मीर में उनकी बहुमत की सरकार नहीं आती। ये भी बात सही है, मानूंगा, बट साथ ही साथ कांग्रेस
जीती है चुनाव हिमाचल में। हाँ, हिमाचल कर्नाटक में कोई में- अलायंस नहीं है। कर्नाटक में तो अलायंस जो एक बहुत ही छोटी पार्टी थी जिसको 1-2 सीट उन्होंने दिया था, अदरवाइज अपने दम पे तेलंगाना में जीती है। वहां भी अपने दम पे। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूं कि देखिए चुनाव जो है ना वो डिटर्मिनेट और पिछले चुनाव के बस के बल पे असेसमेंट नहीं होता है, लेकिन कम वो से एक कम बेस बिहार में होता है। उनका जो आपने जो बात कही कि भाई ठीक है कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन क्या वो माले और आरजेडी के कैडर से लड़ेगी या उसका अपना कैडर है? तेलंगाना में उसका अपना कैडर था, कर्नाटक में अपना कैडर था, हिमाचल में अपना कैडर है। सवाल है बिहार में क्या वो कैडर खड़ा हुआ है? बाबा आप तो घूम के आए हैं, आप बताइए। नहीं अभी है ना भाई, तीन ठो सांसद है ना, सांसद 3 है ना। नहीं एक तरह से पप्पू यादव को जोड़िए तो 4 है। 4 इधर भी है, 4 उधर भी है, आरजेडी के पास भी 4 ही है ना। बाबा अब आप देखिए वो ये तो बाबा बहुत ही सरलीकरण हो गया। आरजेडी के कैडर का मुकाबला आप कांग्रेस के सीटों से कर दे रहे हैं। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, आरजेडी का कैडर है तो, लेकिन जैसा कहा ना जिसका सबसे बड़ा स्टेक है नहीं, उसका तो कैडर उसका ज्यादा नहीं, होगा। बाबा इसमें सिंपल आंसर होगा कि जदयू का कौन सा कैडर बेस है। अब मुख्यमंत्री 20 साल से हैं। लोग कहता है कि बिहारीज कास्ट में वोट देते हैं, कुर्मी वोट 2.47 है। उसके बाद 20 साल से मुख्यमंत्री कुर्मी। ये सब जो है ना, ये कहाँ से explain करेंगे? राजनीति में जो है ये सब सो कॉल्ड डिटर्मिनेट फैक्टर से आप बताएंगे तो हमेशा हम लोग जो बोलेंगे वही जीतेगा, होता है उल्टा। तो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज द सॉर्ट ऑफ जो आउटकम होता है ना वो अनसर्टेन होता है। ये नहीं जो आप सोच रहे हैं वही होगा। प्रशांत किशोर है मान लीजिए, या तो फुस हो जाएंगे या तो हो सकता है लार्ज प्लेयर इमर्ज करें। मान लीजिए 30 सीट जीत जाएं, 35 सीट जीत जाएं, तो एक तरह से नया नीतीश कुमार बन जाएंगे, पलटू राम बन जाएंगे। उतना ही चाहिए, तो उसी तरह से उतना ही चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए 60 सीट नहीं चाहिए, वो 30-40 सीट। यहाँ तो प्रधानमंत्री भी है। प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि भाई वो कभी भी अगर उनको चुनना होगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में, तो वो नीतीश कुमार को ही चुनेंगे। उनका तेजस्वी यादव के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड में उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा गाली दे रहे हैं नीतीश। हाँ, हम नहीं, तो लेकिन रोज गाली देते हैं। नहीं मैंने सुना मैंने अपने कानों से सुना ऑन। अरे भाई उन्होंने नहीं, सवाल आप मेरी बात आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास ये मौका आया कि मैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में से मुझे चुनना हो तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। ये उन्होंने कहा। मुझे तो कहा कि नहीं हमारा एमएलए तो चला ही जाएगा, तो मैं बोलूँगा जाओ तुम लोग, मैं अपना दोबारा से पार्टी बिल्ड करूंगा। तो वो बड़ा डिप्लोमेटिक वे में जवाब हाँ, मतलब उनका कहना है कि मतलब उनको कभी उन दोनों में कंपैरिजन करना हुआ तो वो नीतीश कुमार को बेहतर मानते हैं, ऐसा प्रशांत कुमार की राय है। तो उसमें क्या है भाई, क्या दिक्कत है वो मानते ठीक है जी सर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए राजनीति में जो चुनाव कैसे होता है उसके लिए बेसलाइन फिगर चाहिए, पर बेसलाइन फिगर के बेस पर आप यदि कहिएगा कि उस लिए आउटकम बदल नहीं सकता, तो महाराष्ट्र ग्रेट एग्जाम्पल है। किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था भाजपा जीतेगी, करेक्ट। हरियाणा में किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि बीजेपी जीतेगी। तो यदि आप इसको भूल जाइए कि वोट चोरी हुई है, तो फिर तो इनडिटर्मिनेट फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में। किसको पता था अमेरिका के राजनीति में कि ट्रंप आएंगे, इतना बड़का मेजॉरिटी, क्लिंटन के बाद मागा का बेस उठ के बाएं से दाहिने आ गया। ये बात किसको पता था? सब लोग प्रिडिक्ट कर रहा था उल्टा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर नहीं जाया जाए कि कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी है। ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस 2019-2015 के कंपैरिजन में डबल हो गया है। देख लीजिए एग्जाम्पल 2024 में, और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में स्लाइस कर दिया 33 सीट पर, टोटली अनप्रिडिक्टेबल। राजस्थान में जीता है, महाराष्ट्र में जीता है। तो कांग्रेस अप स्विंग पर है। यदि आप मूड ऑफ द नेशन पोल देखिए तो राहुल का मतलब सारे ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं कि ऊपर है, ग्राफ ऊपर है। और जिस तरह से राहुल एजेंडा को डिफाइन किए हैं बिहार में, इससे इनफैक्ट कुछ लोग मुझे कह रहे थे, मैं बात करता रहता हूँ रिपोर्टर से, वैसे मैं भी जुलाई के महीने में मैं भी बिहार में था करीब ऑलमोस्ट 3 वीक्स। तो मैं जो लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि सर राहुल के वोटर अधिकार रैली के पहले प्रशांत किशोर का पूरा बज़ था बिहार में, उसको आधा साफ कर दिए राहुल गांधी और तेजस्वी का। मतलब स्लोगन है बिहार को ये साथ पसंद है, जो यूपी में 2024 या 2017 में अखिलेश और राहुल के साथ हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट कांग्रेस इन बिहार राइट नाउ। पिछलग्गू था, अब अभी पिछलग्गू है कि नहीं मुझे डाउट है।
तो आज की चर्चा में इतना ही। आज तो हमने खैर महागठबंधन के ही जो घटक दल है उनमें कैसे सीटों की गुड़ागड़ित हो रही उस पर बात की है, एनडीए पर भी करेंगे। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।